हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो यूपी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि इस क्लास में बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस आएंगे, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में इस क्लास से प्रश्न आते हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगी। जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उससे से कम 2-3 नंबर ज़रूर आते हैं, इस क्लास से ज़रूर आएंगे। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्लास को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है हमारा शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा बहुत आसानी से, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक वर्ण के मेल को शब्द कहते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण की परिभाषा बताएंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को दो प्रकार में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर शब्द की बात करते हैं तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं शब्द का महत्व क्या है। शब्द का महत्व क्या है। शब्द ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है। जो हमारे भावों और विचार होते हैं वही शब्द कहलाता है। लेखक कविता, कहानी, लेख, उपन्यास शब्दों के द्वारा ही लिखे जाते हैं। शब्द लेखक की आत्मकथा है। जो शब्द लेखक की आत्मकथा है, आत्मा है। जो शब्द लेखक की है वो क्या है, आत्मा है। आगे देखते हैं अर्थ की दृष्टि में शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि में शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द देखते हैं क्या होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जो बेकार में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। वही लिखा गया है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिसका एक निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे सार्थक अर्थ कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है आराम, विश्राम या विराम। चिन्ह का अर्थ होता है प्रतीक, निशान या संकेत। जो चिन्ह होता है हमारा, प्रतीक उसको भी कहते हैं, निशान भी कहते हैं और संकेत भी कहते हैं। विराम की परिभाषा, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है। वाक्यों को लिखते तथा बोलते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट या अर्थवान भावपूर्ण हो जाती है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य को लिखते तथा बोलते समय जहाँ थोड़ा बहुत रुका जाता है और जिससे भाषा स्पष्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं लिखित भाषा को इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह को लिखते तथा बोलते समय थोड़ा बहुत जहाँ रुका जाता है उसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और इस जहाँ रुका जाता है ये इस ठहराव को दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार देखते हैं। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करते हैं। हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्न हैं। विराम चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम या विराम चिन्ह, अल्प विराम या कॉमा जिसको बोलते हैं, अल्प विराम कॉमा कहते हैं। आगे देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब होता है सेमी कॉलम, जो ऊपर फुल स्टॉप और नीचे कॉमा होता है उसे अर्ध विराम कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेमी कॉलम कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नसूचक चिन्ह। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह।
या अवतरण चिन्ह। अगला है योजक चिन्ह, और इनके मार्क ये बने हैं। योजक चिन्ह का मार्क क्या है, ये है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। अगला है कोष्टक। आगे देखते हैं, हंस पद या त्रुटिबोधक। अगला है रेखांकन या अधोरेखन। 12 नंबर है लाघव चिन्ह, जिसका संकेत ये बना है, पॉइंट जिसको बोलते हैं, जैसे ईसा पूर्व लिखा जाता है, ईसा पूर्व, तो उसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। लोभ चिन्ह, डैश डैश। अगला है योग चिन्ह। योग चिन्ह का मार्क इस तरीके से बना होता है, प्लस का चिन्ह। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। देखते हैं पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से विराम लेना। वाक्य कथन की पूर्णता समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य या कथन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह बना लगाते हैं। जैसे रमेश ने खाना खा चुका है। जब वाक्य पूर्णतः अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से एक वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद क्या कर देते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है अर्ध विराम। इसको इंग्लिश में सेमी कॉलम बोलते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा, विराम का मतलब ठहराव या रुकावट, ये रुकना। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं। पूर्ण विराम से कम ठहराव होता है। पूर्ण विराम क्या होता है, जब पूरा वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। यदि पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना पड़े तो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा, अर्ध विराम का चिन्ह लगाया गया, मैं नहीं जाऊंगा। अगला है मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई। तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, थोड़ा रुका गया, तो यहाँ पर अर्ध विराम या सेमी कॉलम का मार्क लग गया, रेलगाड़ी चली गई। अगला पॉइंट है इसी में, अर्ध विराम में दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उपाधियाँ मतलब डिग्री जिसको बोलते हो आप लोग। जैसे MA सेमी कॉलम, B.Ed, MA सेमी कॉलम, PhD, तो इनके बीच क्या किया गया, अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है, सेमी कॉलम का प्रयोग किया गया है। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। अगला देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसके बाद किस का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे तुम कहाँ रहते हो, हमने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछा हमने कि तुम कहाँ रहते हो, तो लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी में अगला पॉइंट देखते हैं, जहाँ निश्चित स्थिति हो, जहाँ निश्चित स्थिति हो ना हो, जहाँ पर निश्चित स्थिति ना हो वहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हो हैं, जैसे इसमें निश्चित नहीं है कि आप पटना में रहते हो, आप शायद पटना में रहने वाले हो, तो इसके बाद क्या, किस मार्क का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला क्या है पॉइंट, जहाँ व्यंग्य किया जाए, जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, तो इसमें क्या किया गया, व्यंग्य किया गया, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये 2018 में पूछा गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ विस्मय, घृणा, चिंता, हर्ष, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ आप लोगों को पता चले कि विस्मय है, घृणा है, चिंता, हर्ष, आश्चर्य, भय, इन भावों को प्रकट हो तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह आप यहाँ कैसे पधारे, वाह आप यहाँ कैसे पधारे,
तो यहाँ पर क्या है, आश्चर्य है, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, तो इस मार्ग का प्रयोग किया गया है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला एग्जाम्पल देखें, मित्रों मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ, मित्रों मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मित्रों के बाद क्या किया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे अगला है, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, हमने ईश्वर से विनती कर रहे हैं, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, तो हे ईश्वर के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है हंस पद या त्रुटिबोधक। त्रुटिबोधक क्या होता है, जैसे आप लोग कोई वाक्य लिख रहे हैं उससे छूट जाता है, तो उससे वहाँ पर त्रुटिबोधक या हंस पद का प्रयोग करके उस वाक्य को लिख देते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर हंस पद या त्रुटिबोधक की परिभाषा, जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, जब किसी वाक्य को लिखने समय शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाता है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अथवा अक्षर लिखते समय छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य को नीचे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करके छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जिसे त्रुटिबोधक शब्द या कहते हैं या हंस पद चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण इसका, जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो ये तो वाक्य बना नहीं है कंप्लीट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध से अधिकार छूट गया, जन्म सिद्ध छूट गया, तो ये इस चिन्ह का प्रयोग करके हमने जन्म सिद्ध को ऊपर लिख दिया गया, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं, त्रुटिबोधक या हंस पद कहते हैं। अगला है, जैसे जायसी शाखा के कवि हैं, अब इसमें किस शाखा के कवि हैं, यहाँ पर किस शाखा के कवि हैं, ये छूट गया, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी छूट गया, तो प्रेम मार्गी हंस पद का चिन्ह लगाकर इसे दर्शा देते हैं। इसकी परिभाषा आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, जिस वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर छूटे हुए अक्षर को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। आप लोगों को रटना नहीं है, केवल समझना, समझ लोगे तो अपनी परिभाषा में आप लोग लिख लोगे। अगला देखते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, जिसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, ये तो आप थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, थोड़ा गलत लग रहा है, आपका पुस्तक बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, आपकी पुस्तक बहुत अच्छी, ये शुद्ध वाक्य है। और इसको पढ़िए, आपका पुस्तक बहुत अच्छा है, ये तो वाक्य थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, और ये पढ़िए आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल वाक्य सटीक बैठ रहा है, तो ये वाक्य शुद्ध है और ऊपर वाला वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना ये हमारा क्या है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के वेद आगे देखते हैं, व्याकरण के वेद क्या हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 व्याकरण के वेद होते हैं। तो वर्ण विचार के बारे में समझते हैं। वर्ण विचार क्या होता है, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। वर्ण विचार होता है जो इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। और शब्द विचार क्या होता है, इसके अंतर्गत शब्दों के बारे में विचार करते हैं। और वाक्य विचार क्या होता है, वाक्य विचार हमारा होता है इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। तो आप लोग व्याकरण के 3 वेद देखें, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि व्याकरण को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो व्याकरण को हमारा 3 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगली परिभाषा देखते हैं, संज्ञा। व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञा किसे कहते हैं।
किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आप लोगों से पूछा जाए तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा नहीं बता सकते तो आप लोग एक अपने हिसाब से परिभाषा बता सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम देखकर, छूकर आभास करते हैं वही हमारी क्या है, संज्ञा है। जैसे राम, यमुना, लखनऊ, सोना, रोना, दुख आदि, ये सभी हमारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। और संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा को कितने प्रकार में बांटा गया? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं देखते हैं। पहला प्रकार है हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, अगला है समूहवाचक संज्ञा, लास्ट है हमारा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आप लोगों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो विकल्प में दिए होंगे 3, 4, 5, 6, तो आप लोग क्या बताएंगे? 5 प्रकार के होते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2019 में पूछा गया है। जहाँ किसी जाति या समुदाय, वर्ग या समिष्टि का समूह का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ किसी जाति या समुदाय का ज्ञान हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, किताब एक जाति है हमारी। ये तो नहीं कहा गया कि नॉवेल, पुस्तक, कलम, कलम जैसे पेन, पेन हमारा एक जाति है। ये तो नहीं कहा ये कि शेलम पेन दे दो, ये कलम कहा गया है, मतलब एक जाति का बोध कराता है। कुर्सी, कंप्यूटर, वर्षों, भूकंप, ज्वालामुखी, कुत्ता, बकरी, कोयल, मोर, शिक्षक, पुलिस, दर्जी, ये हमारे सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जिसमें किसी जाति का बोध हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पर्वत, नहर, गाय, घर, नदी, ये सभी हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक में से एक कोई का बोध होता है। जैसे बहुत सारे हैं उसमें से एक का बोध कराने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं। यही लिखा गया है कि अनेक में से एक कोई एक का बोध कराने वाले किसी एक का ज्ञान हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे कुछ हैं तो वहाँ पर एक वस्तु का बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, भारत, अमेरिका, रूस, जापान, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। अब जैसे राम है, राम किसी का नाम है। जैसे मेरा नाम राम है तो राम हम अकेले ही तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक हम हो, एक हम ही एक दूसरा हो, ये ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार श्याम, जैसे श्याम दूसरे का नाम है, जैसे एक लड़के का नाम श्याम है तो ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का कई जगह हो, एक ही तो होगा जो लड़का जिसका नाम श्याम होगा, तो ये अकेले है। जैसे सीता, भारत, भारत हमारा एक ही है, भारत, अमेरिका, रूस, जापान, गंगा, गंगा नदी एक ही हमारी, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे गंगा हों, गंगा नदी हों, यमुना, सरस्वती, ये हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किसी में कन्फ्यूजिंग नहीं होना है आपको। भाववाचक ध्यान से समझोगे तो बहुत आसानी से एक से 2 बार क्लास देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा 2017 और 2018 में पूछा गया। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहाँ किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मधुरता, सुंदरता, प्रेम, सच्चाई, क्रोध, तनाव, रोना, हंसना, वीरता, गंदगी, मानवता। भाववाचक क्या होता है? जहाँ मान लो हमें एहसास होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन क्या होता है? एहसास होता है, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हमें दिखाई तो देता नहीं है लेकिन एहसास करते हैं, तो ये क्या होगा? भाववाचक। बुढ़ापा जैसे आ जाता है तो बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है
एहसास होता है कि बुढ़ापा है। मिठास, मीठा है, जैसे आप लोग कुछ खाते हो तो मीठा है, जैसे मिठाई आप लोग खाते हो तो मीठा लगता है आपको, स्वाद कैसा है, मीठा। तो ये तो होता नहीं कि मिठास आपको दिखाई दे, एहसास करते हो। मधुरता, सुंदरता, प्रेम, सच्चाई, क्रोध, आप लोग क्रोध करते हो, क्रोध दिखाई तो देता नहीं है कि तुम्हारे पास इतना क्रोध है, क्या होता है, एहसास होता है केवल। तो ये सभी हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, की परिभाषा आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि जिसको हम ना देख सकें ना छू सकें, केवल एहसास करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अपनी भाषा में आप लोग परिभाषा बनाइए, अपनी भाषा में परिभाषा बनाकर लिखोगे तो कभी भूलेगी नहीं। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसको हम ना तो छू सकें ना देख सकें, केवल क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखते हैं, चौथा नंबर हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहाँ किसी समूह, समुदाय एकत्र करने की बात हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर समूह हो, भीड़ हो, जिसको बोलते हैं समुदाय एकत्र होने की बात हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संघ, भीड़, जुलूस, संगठन, सभा, मेला, झुंड, बाजार, समिति या कक्षा। संघ क्या होता है, जैसे बहुत लोगों का संघ बना दिया गया तो वो क्या हो गया, समूहवाचक, एक समूह हो गया। भीड़, बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए तो वहाँ भीड़ लग गई, तो भीड़ हमारा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। जुलूस, व्यक्ति जुलूस नहीं निकाला करते कि जुलूस, बहुत सारे व्यक्तियों का गांव में जुलूस निकाला जाता है। संगठन, लोगों का एक संगठन होता है। सभा, व्यक्तियों की सभा लगाई जाती है। मेला तो आप लोग सभी जानते हैं। झुंड, बाजार, समिति, ये सभी क्या हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा हैं। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। लास्ट हमारा क्या था, पदार्थवाचक या द्रव्यमानवाचक संज्ञा। तो द्रव्यमानवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का ज्ञान हो वहाँ द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी द्रव्य या पदार्थ या धातु का ज्ञान हो वहाँ पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, तेल, फल, सब्जी, घी, पानी, पत्थर, सोना, चांदी, लकड़ी, ये सभी हमारे क्या होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। तो अब यहाँ से क्लास को कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। इस क्लास में क्या क्या देखें, शब्द देखें, शब्द के प्रकार देखें, विराम चिन्ह देखें, विराम चिन्ह के प्रकार देखें, व्याकरण के प्रकार देखें, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। और यहाँ पर लास्ट में देखें संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ चुके, शब्द, विराम चिन्ह और व्याकरण और संज्ञा। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में।